Assalamualaikum dear students and welcome to organizational behavior. We were discussing motivation and this is part 3 of our motivation concepts. In our part 1 we discussed the early theories of motivations which are also called the content theories, which include Maslow's hierarchy of need, and from that is derived ERG theory, and then we had theory X and theory Y, Herzberg's two-factor theory and McLaurin's theory of need. Then we discussed in lecture 2 the contemporary theories of motivation. These contemporary theories are basically, we can say, they are modern theories, and currently these theories are emphasized in management. उसमें सबसे पहले हमारे पास थी कॉग्निटिव एवेल्यूएशन थ्योरी. कॉग्निटिव एवेल्यूएशन थ्योरी जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन ये करती है कि अगर कोई ऐसी जॉब में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो किसी भी काम या किसी भी टास्क या उस जॉब के लिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है. इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड का मतलब ये है कि वो उस काम को करके उस काम की नोयत की वजह से, उसकी अपनी पसंदीदगी की वजह से उसको सेटिस्फेक्शन महसूस होती है उस काम में, और उसके ऊपर इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसी बात से मिलती है कि अगर उस काम में उसको एप्रिसिएशन मिले, इस काम में उसको एक काम करने की आज़ादी मिले जिसको हम एटोनॉमी कहते हैं ओबी की फील्ड में, और उस काम के लिए उसको जो है वो रिसोर्सेज उस काम को करने के लिए दिए जाए ताकि वो उस काम में दिल लगा के, दिल जमा के उसमें काम कर सके, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड कहलाएगा उस काम के लिए. लेकिन अगर हम उसको फोकस ये करें कि उसको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स दिए जाए, यानी उसको एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट करने की कोशिश की जाए, तो फिर ओवरऑल अब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, जैसे उसकी सैलरीज बढ़ा दी जाए, उस बोनसेस अनाउंस कर दिए जाएं, यानी कि जो जिसे हम कहते हैं ना कि टेंजिबल रिवॉर्ड्स उसको दिए जाए, तो फिर ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि ओवरऑल लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो ये पहली थ्योरी है जिसको हम कॉग्निटिव एवेल्यूएशन थ्योरी कहते हैं. उसके बाद गोल सेटिंग थ्योरी हमारी डिस्कस हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि वो एम्प्लॉयज़ जब किसी काम में होते हैं, किसी जॉब में होते हैं, उनको स्पेसिफिक चैलेंजिंग और ऐसे गोल्स दिए जाएं जिसमें काम करते हुए उन गोल्स को उनका फीडबैक भी मिले, उनको पता चले कि उनका काम ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, तो फिर उनकी ओवरऑल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो जाती है, बिकॉज वो मोटिवेट हो जाते हैं उस काम के लिए. और वो एक बड़ा उनके इंटरनली एक मैकेनिज्म इस किस्म का सामने आ जाता है जिसको हम ये कहते हैं कि जैसे हमने बताया कि इंटरनल स्टिमुलस उनका एक्टिवेट हो जाता है, यानी एक इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है उस काम करने के लिए. इस गोल सेटिंग थ्योरी का जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो हम जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एमबीओ का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, और जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो अक्सर आपको इसको सुनने को भी मिलेगा. एमबीओ या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेसिकली गोल सेटिंग थ्योरी को प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट करता है. इज द फॉर्म कि अगर आप ये देखें कि किसी भी प्रोग्राम में मैनेजर्स और उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मिल के स्पेसिफिक गोल बनाएं, और मिल के एक बनाए, यानी पार्टिसिपेटिव, उसके अंदर एक आंसर शामिल हो, एम्प्लॉय उसके में साथ साथ शामिल हो, उसको एक खास टाइम पीरियड एलोकेट किया जाए, एक खास टारगेट एलोकेट किया जाए, और फीडबैक का एक मैकेनिज्म रखा जाए, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है. फिर सेल्फ एफिकेसी डिस्कस हुई थी. सेल्फ एफिकेसी बेसिकली एज सच डायरेक्टली एक मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, लेकिन गोल अचीव करने के लिए और हाई परफॉर्मेंस के लिए सेल्फ एफिकेसी जो है वो एक बहुत पार्ट प्ले करती है. और सेल्फ एफिकेसी अगर देखा जाए तो ये एक बंदे के अंदर से एक उसकी आवाज़ आती है कि आई कैन डू इट, और आई हैव, उसकी जो बिलीव होता है कि आई एम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, तो ये उसकी सेल्फ एफिकेसी है. सेल्फ एफिकेसी बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आती है. और सोशल कॉग्निटिव या लर्निंग थ्योरी का ये मतलब है कि आप अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं, और लोग जो कामयाब लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कामयाबी हासिल करें, बिकॉज उन्होंने उन लोगों को देखा होता है, फॉलो किया होता है, उनसे सीखा होता है. यही चीज़ बच्चों में भी होती है कि अगर वो देखें कि उनके जो बड़े बुजुर्ग एक ख़ास काम जो है वो अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चे भी उसको ज़्यादा आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं,
और उस हवाले से उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो उस काम को फिर जब बड़े हों या लेटर ऑन उसको परफॉर्म कर सकें। तो सेल्फ एफिकेसी इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू मोटिवेशन, कि जिसमें बंदे के अंदर से एक आवाज उठे आई कैन डू दिस, और ज़्यादा ऑब्वियसली ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक फैक्टर है। So today we will quickly go through the remaining three contemporary theories of motivation, that is the reinforcement theory, the equity theory and the expectancy theory. Reinforcement theory को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि साइकोलॉजी में दो मेन पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जो इंसान की सोच है, यानी जो उसकी कॉग्निशन है, वो पार्ट प्ले करती है उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा, जो ठीक बात है। जो आप सोचते हैं आप बिहेव करते हैं, और वो आपकी थॉट्स को, फीलिंग्स को, जो दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको बहुत हद तक एवेल्यूएट करते हैं। और यही चीज़ हमने गोल सेटिंग थ्योरी में, कॉग्निटिव एवेल्यूएशन थ्योरी में और सेल्फ एफिकेसी में हमने देखी कि आपके दिमाग में क्या मैकेनिज्म्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आप खास एक तरीके से बिहेव करते हैं। क्योंकि आपको पता है एक अच्छी परफॉर्मेंस भी एक बिहेवियर है, और हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसका एम्प्लॉय जो है वो इस तरह बिहेव करे कि उसकी फाइनल आउटपुट परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हो, और जाहिर है एम्प्लॉयज की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो एक कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करती है। एक दूसरी अप्रोच जो काफ़ी हद तक डिफरेंट है, जो अप्रोच का हमारा यहाँ पे मतलब है कि हम किस नज़रिए से या किस जाविये से चीज़ों को देख रहे हैं। आप जानते होंगे कि हर एकेडमिक फील्ड में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं। इवन हमारे रिलीजन में भी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, साइंसेज में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं, और खासतौर पे सोशल साइंसेज में तो स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट होते हैं, जिसका मतलब एक खास नज़रिए से चीज़ों को देखा जाए। तो एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, उसको हम कहते हैं बिहेवियरिस्ट। ये जो बिहेवियरिस्ट है, ये जो हमने बिहेवियर की बात की है, ये चीज़ों को बाहर की नज़र से देखते हैं। अच्छा, वो बाहर की नज़र क्या है कि वो ये देखते हैं कि जो इंसान, ये बिहेवियर की स्पेलिंग यहाँ पे ज़रा सही नहीं है, हम उसको सही कर लेते हैं। तो जो इंसान कर रहा है, उस जो आपके सामने है, एक तो उस पर फोकस करें, और दूसरा ये कि जो इंसान कर रहा है उसकी वजह अंदरूनी से ज़्यादा बैरूनी हालात है, यानी उसकी एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से वो कोई काम कर रहा है। नजरिया इनका भी गलत नहीं है। अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, तो आपको पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे होते हैं वो बिकॉज उस तरह आप हैं अपनी एनवायरनमेंट की वजह से। कोई बच्चा छोटा जब वो एक गलत हरकत करता है तो उसको एक पनिशमेंट मिलती है, वो पनिशमेंट की वजह से उस गलत हरकत को रोक देता है। जब आप उसको कोई अच्छा काम करने के ऊपर कोई शाबाश देते हैं, तो वो आपकी उस शाबाश के लिए या उस इनाम के लिए या उस गिफ्ट के लिए वो अच्छा काम करके दोबारा दिखाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज़ की अच्छी परफॉर्मेंस को आप एनहांस कर देते हैं। अगर परफॉर्मेंस को एनहांस करना है तो उसके लिए आपको उनको रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी। रीइंफोर्समेंट इज जस्ट लाइक अ प्राइज, रीइंफोर्समेंट इज जस्ट लाइक अ पॉजिटिव थिंग, जिसमें आप उसको कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जिसको पा के वो कोशिश करे कि हम उस बिहेवियर को या तो रिपीट करें जो हमने पहले अच्छा बिहेवियर किया था, या उसको इम्प्रूव करें। सो जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि नंबर 1 बिहेवियर इज एनवायरमेंटली कॉज्ड। तो यहाँ पे जो अंदरूनी सोच है, जो गोल्स हैं, जो स्पेसिफिसिटी ऑफ गोल है, उसको नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि बाहर से एनवायरनमेंट से क्या मिल रहा है जिसकी वजह से अच्छा बिहेवियर हो रहा है। सो थॉट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द एक्सटर्नल इफेक्ट of environment on behavior is important. Behavior is controlled by consequences. आप जो भी, अब आप खुद देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जीपीए के लिए काम कर रहे होते हैं कि अच्छा जीपीए मिले। बहुत सारे लोग जो हैं वो सैलरीज के लिए काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए काम कर रहे होते हैं। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है ज़्यादा एप्लीकेबल तब है जब एक्सट्रिंसिकली हमने मोटिवेट करना है, यानी बैरूनी ज़राए को यूज़ करते हुए
हमने मोटिवेट करना है किसी को, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। सो बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय कंसीक्वेंसेस। कंसीक्वेंसेस का मतलब है नतीजा। आज स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की, फेल हो गया, नतीजा क्या निकला? फेल हो गया। अगर स्टूडेंट चाहता है कि वो इस डिग्री को क्लियर करे, अगर स्टूडेंट चाहता है कि उसका जीपीए अच्छा होना चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो मेहनत करेगा ताकि उसका जीपीए अच्छा हो जाए, उसका रिजल्ट अच्छा हो जाए, और वो जीपीए और रिजल्ट क्या बनेगा? वो रीइंफोर्सर बनेगा, क्योंकि उसको उम्मीद ये है कि अच्छे जीपीए से उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अगर आपको याद हो, एक 3 इडियट्स एक मूवी थी जिसमें उन्होंने एक ऐसा बंदा दिखाया कि जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड से ज्यादा इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ रहा था। तो वो लोग कम होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही कम नहीं होते, ये बहुत सारी फील्ड्स में होते हैं। और अक्सर लोग जो है उनकी लाइफ एक बैलेंस होती है कि कुछ एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए और कुछ इंटरनल रिवॉर्ड, इन दोनों के लिए लड़ रहे होते हैं। इसलिए तो हम दोनों तरह की थेरीज जो है उनको एवेल्युएट कर रही हैं। इससे पहले हमने कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी देखी जो टोटली इंटरनल बेस्ड थ्योरी थी। फिर हमने गोल सेटिंग थ्योरी देखी जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। कि हमने ये कहा कि ये नहीं कि बंदा मुफ्त में काम करता रहे, उसको सैलरी ही ना मिले, उसको बोनस ही ना मिले, लेकिन हमने कहा एक बैलेंस होना चाहिए। और अब हम वो थ्योरी देख रहे हैं जो टोटली एक्सटर्नल रिवॉर्ड के ऊपर बेस कर रही है, जिसमें ये हमने देखा कि एक्सटर्नल रीइंफोर्सर मिले, सैलरी मिले, बोनस मिले, तो वो भी एक मोटिवेशन पैदा करने का एक तरीका होता है। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ मोटिवेशनल थ्योरी बट अ मीन्स ऑफ एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। Reinforcement strongly influences behavior, but it is not likely to be the sole cause। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर चीज रिवॉर्ड की वजह से नहीं होती, लेकिन इसका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके बिहेवियर पे होता है। कई चीजें आप अपनी पसंद से कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि आई एम इंट्रिंसिकली मोटिवेशन फॉर दिस फील्ड ऑफ टीचिंग एंड गाइडेंस एंड रिसर्च। अच्छा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये काम मैं मुफ्त में करूंगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मुझे ये उम्मीद ना हो कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और मुझे कोई एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स ना मिले। अच्छा, इसका ये भी कतई मतलब नहीं है कि मैं गलत काम करता जाऊं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही मेरे ऊपर चेक एंड बैलेंस ना रखे। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी के पर्सपेक्टिव में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अफेक्ट। आप कुछ काम करते हैं, उसको कोई नतीजा मिलता है, उसका नतीजा अच्छा है तो आप उस काम को दोबारा करेंगे, उसका नतीजा बुरा है तो आप उस काम को रोक देंगे। आप बदतमीजी करते हैं, रूड होते हैं, डेविएंट होते हैं, बॉस की बात नहीं मानते, आपको एक पनिशमेंट मिल सकती है। देयर इज अ चांस कि उस पनिशमेंट के नतीजे में आप उस काम को छोड़ दें। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस पनिशमेंट को कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास हमारी क्लास में मेरे एमबीए के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं या बिजनेसेस कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर जीपीएस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो ऑलमोस्ट आखिरी सेमेस्टर से पहले ही अपनी डिग्रियां छोड़ के, उनको डिग्रियों की परवाह नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट देयर बेसिक मोटिवेशन। उनकी मोटिवेशन उनका जॉब या उनका काम है और वो इसलिए उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। तो इट डिपेंड्स, अगर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपनी जॉब को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, आप अपनी जॉब को छोड़ने नहीं वाले, तो अगर आपको गलत काम करोगे और पनिशमेंट मिलेगा तो उसका असर होगा, एक खौफ होगा आपको कि मेरी जॉब ना चली जाए। और सिमिलरली द थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कंसीक्वेंसेस। अगर नतीजा अच्छा है, आपको एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिला है, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, आपने आप बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड जीता है, आपने बेस्ट मार्केटिंग मैनेजर का अवार्ड जीता है, आपने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, तो दिस इज अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। और अगर आप उसकी परवाह करते हो जॉब की, तो फिर आप उस पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस की वजह से अपने उस बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश करोगे। और अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आपको कोई नेगेटिव कंसिक्वेंस मिला है, आपका सैलरी में कट लगाया गया है, आपकी छुट्टी रोक ली गई है, आपको और वर्बल पनिशमेंट दी गई है, डांट पिला दी गई है, तो फिर आप कोशिश करोगे कि आप उस बिहेवियर को रिपीट ना करो। सो दिस इज बेसिकली अ थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं, रीइंफोर्समेंट प्लस पनिशमेंट। ये दोनों चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेट कर रही हैं।
रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ओवरलुक्स द इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। जब हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इंटरनल स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती, यानी इनर फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी थॉट्स, आपकी ड्राइव्स, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, आप एक्सटर्नली चीजों को देखते हो। दिस थ्योरी फोकसेस टोटली ऑन व्हाट हैपेंस टू इंडिविजुअल व्हेन ही टेक्स सम एक्शन। क्यों, आप जब कुछ एक्शन करोगे और उसका रिएक्शन क्या होगा, उस रिएक्शन के जवाब में आप फिर दोबारा क्या एक्शन करोगे, वो थ्योरी इस चीज पे फोकस कर रही है। The external environment the organization must be designed effectively and positively so as to motivate the employee। तो ये थ्योरी के पर्सपेक्टिव से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, बोनसेस इंपॉर्टेंट है, सैलरी रेजेस इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, एसी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, अच्छे एम्प्लॉयज साथी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इस थ्योरी में कंसिडर होती हैं। अब किस तरीके से एक मैनेजर इन चीजों को यूज कर सकता है, इसमें 4 तरीके जो है वो बताए गए हैं। इसकी खैर डिटेल जो है वो आमतौर पे लर्निंग के चैप्टर में पढ़ाई जाती है, जो कि एम्प्लॉयज लर्न कैसे करते हैं। उसमें एक तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो सारी बातें हैं जो आपके किसी भी अच्छे काम के नतीजे में आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। अब वो एक्स्ट्रा चीजें क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आपका सैलरी का इंक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल आपके बोनसेस का इंक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाएं, प्रमोशंस दी जाएं, आपका ऑफिस अपग्रेड कर दिया जाए। ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हालांकि नाम में नेगेटिव है लेकिन है ये भी एक पॉजिटिव चीज। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आपके अच्छे काम के नतीजे में आपकी एनवायरनमेंट से कोई नेगेटिव चीज रिमूव कर दी जाए। जैसे आपकी ऑफिस में बहुत शोर आता था, अच्छा अब शोर आने की वजह से आप तंग होते थे, हालांकि फिर भी आपने अच्छा काम किया, आपको एक ऐसा ऑफिस दे दिया जाए जिसमें शोर ना आए। या आपके ऑफिस में गर्मी बहुत थी तो आपको ऐसा ऑफिस दे दिया जाए जिसमें निस्बतन अच्छा मौसम है या एसी लगा हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, या आपके ऑफिस में पर्सनल फोन कॉल्स करना बैन था तो उसके बैन को हटा दिया गया, तो वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बन गई। सो इन एसेंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आर एक्चुअली पॉजिटिव थिंग्स। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरे जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं वो है पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन के। पनिशमेंट से तो जैसे साबित है कि आपको किसी गलत काम के नतीजे में विच इज नॉट डिजायर, जिसको हम कहते हैं अनडिजायरेबल, किसी अनडिजायरेबल काम के नतीजे में एक ऐसा एक्शन किया जाए, एक ऐसा एक्सटर्नल इवेंट किया जाए जो आपके लिए तकलीफ दे या नुकसान दे, उसको हम पनिशमेंट कहते हैं। वो पनिशमेंट आपकी छुट्टियां खत्म करना, आपकी सैलरीज में से कट लगाना, आपके बोनसेस को रोक लेना, वो तमाम चीजें जिसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव कंसिक्वेंस है और आपके अनडिजायरेबल बिहेवियर को खत्म करेंगे। एक्सटेंशन का मतलब ये है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और कम ही यूज होता है, लेकिन एक्सटेंशन में ये होता है कि आमतौर पे आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप नेगेटिव बिहेवियर बार बार कर रहे होते हैं। जैसे कुछ एम्प्लॉयज जो है उनकी आदत है मजाक करने की। अच्छा, वो मजाक करने की वजह से क्या करते हैं कि मीटिंग हो रही है और मीटिंग में सीरियस बात हो रही है, वो मजाक करना शुरू कर देते हैं, लोग उनकी बातों पे हंसना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सटिंक्शन में ये होगा कि आप उनके उस मजाक के ऊपर हंसना छोड़ दें या आप उनको शाबाश देना छोड़ दें कि जी आपने बड़ा अच्छा मजाक किया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जब उस गलत काम में उनको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी, यानी पहले उनको रीइंफोर्समेंट मिल रही थी, तो उस गलत काम के नतीजे में जब उनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना वो काम जो है वो खत्म कर देंगे। अच्छा, एक दूसरा ये होता है कि कोई स्मोकिंग करता है बहुत ज्यादा और ऑफिस में स्मोकिंग पे पाबंदी नहीं है। अब आप क्या करें कि आप ऑफिस में आहिस्ता आहिस्ता स्मोकिंग के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर दें और एक खास एरियाज डिफाइन करना शुरू कर दें कि जिसमें ही जाके लोग सिर्फ स्मोकिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ लोग जो बहुत आदी स्मोकर नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्मोकिंग की आदत को कम कर देंगे। ठीक है, और अगर वो तब भी कम नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली आपके पास पनिशमेंट का तो
हमेशा एक नेक्स्ट स्टेप होता ही है। तो एक्सटिंक्शन आमतौर पे की जाती है एज अ फर्स्ट स्टेप, कि शुरू में पनिशमेंट ना दी जाए। बच्चों के साथ भी ऐसे ही किया जाता है कि अक्सर बच्चे बदतमीजी कर रहे होते हैं। पहले ये होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, बदतमीजी करते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं कि जी बड़े एक्टिव हैं, बड़े चालाक हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उनकी बदतमीजी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, उनका जो बिहेवियर है वो अनडिज़ायरेबल होता है, नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाता है। तो फिर पेरेंट्स के लिए फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पहले जब उनको किसी गलत काम पे वो शाबाश दिए जाते थे तो उस शाबाश को ख़त्म कर दें। वो जो उनको आप इनकरेज कर रहे होते थे क्योंकि छोटे हैं, करते रहें, प्लेटें तोड़ दें, ये करते हैं, कोई मसला नहीं, आप उनको उसके ऊपर सराहना, उनको तारीफ करना ख़त्म कर दें। स्टेप नंबर 1। बहुत चांस है कि वो जब इस चीज़ के ऊपर तारीफ महसूस नहीं करेंगे कि उन्होंने कोई गलत काम किया, किसी को धक्का दे दिया या किसी को गाली दे दी है या कोई प्लेट तोड़ दिया या बदतमीजी कर दी है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपना बिहेवियर वो खुद ही एक्सटिंक्ट होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। अभी भी नहीं ख़त्म होता तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप पनिशमेंट को यूज़ करके उनके इस बिहेवियर को कंट्रोल कराएं। सो दिस वाज रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो बिहेवियरल अप्रोच पे चलती है, और इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस और बहुत डिटेल में ये साइकोलॉजी में और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में डिस्कस की जाती है। हमने सिर्फ इसका एक छोटा सा जिसे कहते हैं ओवरव्यू लिया है और समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को यूज़ करते हुए या पनिशमेंट को यूज़ करते हुए लोगों का बिहेवियर जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज इक्विटी थ्योरी। अच्छा, इक्विटी थ्योरी एक और पर्सपेक्टिव है देखने के लिए कि लोग अपनी जॉब पे जो भी उनको मिल रहा है, जो भी उस जॉब पे वो हासिल कर रहे हैं, वो कंपेयर करते हैं। सो एम्प्लॉयज कंपेयर देयर रेशियोज ऑफ आउटकम्स टू इनपुट ऑफ रिलेटिव अदर्स। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज करें कि नाउ यू आर इन 6th सेमेस्टर, नेक्स्ट ईयर आपकी जब ये डिग्री खत्म होगी तो आप जॉब ढूंढेंगे। सपोज करें आपको जॉब मिल गई, ठीक है, आप ABC हैं, आपका नाम ABC है, आपको जॉब मिल गई, एक मल्टीनेशनल में जॉब मिल गई जहाँ पे आपकी सालाना तनख्वाह जो है समझे वो 10 लाख रुपए है, सालाना तनख्वाह 10 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको उस जॉब में बहुत सेटिस्फेक्शन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, आप जो हैं वो बड़ा चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, बड़े सेटिस्फाई होके वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरह आप चाहते थे वैसे ही आपको काम है, और ऐसा भी हुआ कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आपका इंक्रीमेंट भी लग गया 10,000 रुपये का, यानी अब आपकी सालाना तनख्वाह जो है वो अगर पहले 10 लाख थी तो अब 11 लाख और 20,000 रुपये हो गई। अच्छा, अब हुआ ये कि आपके हायर होने के 1 साल बाद एक फ्रेश ग्रेजुएट को कंपनी ने हायर किया और उसकी सालाना तनख्वाह जो है वो 13 लाख रुपए। अब आपने स्टार्ट किया था 10 लाख से, 1 साल के बाद आपका जब इंक्रीमेंट लगा तो आपकी सालाना तनख्वाह जो है वो 10,000 रुपये बढ़ी महाना, तो 11 लाख 20,000 रुपये साल की हो गई, और एक फ्रेश ग्रेजुएट आपसे ज्यादा तनख्वाह ले रहा है। अब उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी ओवरऑल लेवल ऑफ मोटिवेशन डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे जो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो ये कहती है कि एम्प्लॉयज कंपेयर देयर रेशियोज ऑफ आउटकम टू इनपुट। अब आपकी सोच ये है कि यार मैं तो पुराना हूं, मैं उससे ज्यादा काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी तनख्वाह कम है, और एक बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट आया है मेरे से कम काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह ज्यादा है। जब तो रेशियोज इक्वल होती हैं तो स्टेट ऑफ इक्विटी एग्जिस्ट करती है, कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि एक फेयर सिचुएशन कंसिडर की जाती है। ये एक बहुत कॉमन सी चीज है, ये आप लोगों को जॉब में फेस करना पड़ेगा, ना सिर्फ आपको खुद फेस करना पड़ेगा, जब आप मैनेजर्स होंगे तो आपको ऐसे फैसले भी करने पड़ेंगे, और दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। सो जब रेशियोज अनइक्वल होती हैं, टेंशन एग्जिस्ट ड्यू टू अनफेयरनेस। अगर अंडर रिवॉर्डेड हो तो ऑब्वियसली एंगर का आंसर शामिल हो जाता है, अगर ओवर रिवॉर्डेड भी हो समटाइम्स तो गिल्ट का आंसर भी शामिल हो जाता है। लोग उन लोगों को फोकस करके टारगेट करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं तुम क्या बॉस के रिश्तेदार हो, क्या तुमने सिफारिश करवा के अपनी तनख्वाह बढ़ाई है, व्हाट इज द रीजन। तो ये बहुत चीजें मैटर करती हैं, और अक्सर मैनेजर्स के लिए ये डिसीजंस लेना कि किसका कितना इंक्रीमेंट लगाना है, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं कि आपका जो
एनुअल रिव्यू का प्रोसेस है उसको जितना ऑब्जेक्टिव और जितना फेयर बनाया जाए उतना ही एम्प्लॉयज जो है वो इस इक्विटी को ज़्यादा जो है वो प्रॉपर इक्विटी को एग्जिस्ट करती है और फेयरनेस जो है उसको अप्रिशिएट करती है। और फिर लोग क्या करते हैं कि जब वो इस टेंशन में आ जाते हैं, चाहे वो अंडर रिवॉर्डेड हो या ओवर रिवॉर्डेड हो, तो अपनी सिचुएशन को एक इक्विटी में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल कॉग्निटिव डिसोनेंस की तरह का ये एक अमल है कि वो टेंशन रिमूव करने के लिए वो किस तरीके से इक्विटी में लाते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अभी देखते हैं। उससे पहले हम ये देखें कि इक्विटी थ्योरी में हम किस तरह कंपैरिजंस करते हैं। देखिए, कंपैरिजंस तो हम अपनी लाइफ में आप लोग जानते हो कि आपकी लाइफ में हमेशा कंपैरिजंस चलते ही रहते हैं, चाहे फ्रेंड से हो, को वर्कर से हो, कजन से हो, ब्रदर सिस्टर से हो, एक कंपैरिजन तो हमेशा ही चलता रहता है लाइफ में। अच्छा, अब ये हो सकता है कि लोग कंपैरिजन करें कि सेल्फ इनसाइड, जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि जी एक कंपैरिजन की सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इनसाइड। सेल्फ इनसाइड में ये होता है कि एम्प्लॉय पहले किसी और पोजीशन पे जॉब कर रहा था और वहां से वो स्विच होके एक और पोजीशन पे आया और वहां पे उसको लगा है कि आई एम आइदर अंडर रिवॉर्डेड और ओवर रिवॉर्डेड, तो वो उससे कंपैरिजन कर रहा है। यानी आप पहले एक डिपार्टमेंट में थे और वहां से स्विच करके एक दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेजा गया और वहां पे आप फील कर रहे हैं कि यू आर नॉट प्रॉपर्ली रिवॉर्डेड, तो ये कंपैरिजन है सेल्फ इनसाइड। दूसरा कंपैरिजन होता है सेल्फ आउटसाइड, कि वो पहले एक बंदा कहीं और जॉब कर रहा था किसी और ऑर्गेनाइजेशन में और वहां से वो स्विच करके उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज कर ली और अब वहां पे उसको लग रहा है कि दिस इज नॉट एज कंपेयर टू, मतलब मैं अगर देखूं तो प्रायर टू माई दिस जॉब आई वॉज इन अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और मैं अक्सर अपनी इस जॉब को उस प्राइवेट सेक्टर की जॉब से कंपेयर कर रहा हूँ। कुछ चीजें यहाँ अच्छी हैं, कुछ चीजें वहां पे अच्छी थी, तो वह कंपैरिजन जो है वो हमेशा साथ रहता है, चलता है। फिर तीसरे लेवल पे ये भी कंपैरिजन होता है कि अदर्स इनसाइड, आप किसी और बंदे से या किसी और ग्रुप से अपना कंपैरिजन करें जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो जिसमें आप हैं। ये तो बड़ा फितरी किस्म का कंपैरिजन है, ये तो बहुत ज्यादा चलता है और समटाइम्स इसीलिए कई ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि अपना जो सैलरी पैकेज है वो आपने किसी और से डिस्कस नहीं करना। आमतौर पे देखा गया है कि वो एम्प्लॉयज जिनको बाहर से बुलाया जाता है, जिनको हम एक्सपैट्रिएट्स कहते हैं, जब वो एम्प्लॉयज किसी लोकल के साथ आके काम करते हैं तो सम टाइम्स ऐसे भी होता है कि उनकी 10 टाइम्स सैलरी ज्यादा होती है, क्योंकि उनको डॉलर्स में पे कर रहे हैं, लोकल्स को लोकल में पे कर रहे हैं। उनको आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकल को 1 लाख पे कर रहे हैं और उनको $10,000 पे कर रहे हैं, तो आप खुद ही देख लें कि उसमें कितना डिफरेंस होगा। चौथे नंबर पे अदर्स आउटसाइड, आप अपनी जॉब का कंपेयर कर रहे हैं किसी और बंदे से आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। वो बंदा आपका दोस्त हो सकता है, आपका जान पहचान वाला हो सकता है और आपको लगता है कि आप सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं लेकिन वहां पे सैलरीज बेहतर हैं, वहां पे पर्क्स बेहतर हैं, वहां पे इंसेंटिव्स बेहतर हैं, वहां पे जॉब के साथ जो अमेनिटीज हैं वो बेहतर है, तो उसके लिए फिर आप ज्यादा जो है वो इक्विटेबल फील करती हैं। अच्छा, अब हमने कहा था कि जब ये हो तो एक बंदा क्या उस सूरत हाल में कर सकता है। अब हर सूरत हाल में जॉब छोड़ तो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन एक तो लेवल पे ये हो सकता है कि आप अपनी इनपुट जो है वो कम कर दें, अपनी एफर्ट्स जो है आप पहले ज्यादा लगा रहे थे, आप कह रहे थे अच्छा मुझे इतना पे तो हो नहीं रहा, इक्विटी तो यहाँ पे है नहीं, तो आप फिर कम एफर्ट्स लगाना शुरू करते हैं, जॉब पे लाउजी हो जाए। अच्छा, आप क्या करें कि आप मेहनत ज्यादा करना शुरू करते हैं, आपकी ये भी एक एफर्ट हो सकती है। अच्छा, ये मेहनत ज्यादा कहाँ पे हो सकती है? जहां पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा हो डायरेक्टली मेहनत के नतीजे में, जैसे आपको कमीशन मिल रहा हो कि आप इतनी चीज बेचोगे तो आपको उस पर कमीशन मिलेगा, या आपको पर पीस कोई पेमेंट हो रही हो, तो वहां पे आप अपने आउटकम को बढ़ा सकते हो ताकि आपकी आमदनी ज्यादा हो। अच्छा, तीसरे नंबर पे आप ये कर सकते हैं, अगर अपना परसेप्शन चेंज कर लो, कि आप ये कहो कि पहले मुझे लगता ये था कि मैं जो हूँ वो ज्यादा मेहनत करता था या
कम मेहनत करता था तो अब मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। आप ये परसेप्शन अपना एक बना लो। या फिर आप ये कहो कि पहले मैं सोचता था कि यार मैं इतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तो वाकई ज्यादा मेहनत करता था। एक ऐसी परसेप्शन भी कर सकते हो। फिर आप दूसरों के बारे में एक परसेप्शन चेंज कर लो। आप कहोगे यार ठीक है उसको सैलरी ज्यादा मिल रही है, लेकिन मेरे जो है वो चांसेस ज्यादा ब्राइट हैं क्योंकि मैं इस जॉब से ज्यादा सीख रहा हूँ। वो ज्यादा सैलरी के बावजूद काम नहीं कर रहा, तो उसका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है, मेरा फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। आप इस किस्म की एक परसेप्शन बना लो। आपने देखा होगा परसेप्शन के चैप्टर में कि परसेप्शंस बड़ा पार्ट प्ले करती हैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए। अच्छा, फिर आप ये करो कि आप कंपैरिजन ही खत्म कर दो, या आप एक डिफरेंट पर्सन से कंपैरिजन करना शुरू कर दो। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, और एक हदीस भी है कि हमें हमेशा अपने से कमतर बंदे से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि आप हमेशा वो चीज जो आपके पास नहीं है उसकी बजाय उस चीज की तरफ देखो जो आपके पास है, और अपना कंपैरिजन ऐसे से करो जो आपसे कमतर या आपसे फाइनेंशियली वीक है। और एक ये भी हो सकता है कि आप जो है वो इस तरह का एक कंपैरिजन करो कि आप कहो कि व्हेन माय डैड वाज यंग, तो उनके पास इतनी अच्छी जॉब नहीं थी और मेरे पास उससे बेहतर जॉब है, तो आप कंपैरिजन बेटर हो जाएगा। सो फाइनली यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू लीव द जॉब, टू क्विट द जॉब। वो ऑप्शन कम लोगों को अवेलेबल होती है ऑब्वियसली, और यही एक वजह होती है जो लोग अपनी इनइक्विटी को ट्रीट नहीं कर पाते, वो फिर एक स्ट्रेस का शिकार रहते हैं और उनकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाती है। इक्विटी थ्योरी से ही फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशन पे जो आपकी क्या परसेप्शन है कि किस हद तक एक जस्टिफाइड वहां पे रवैया है, वहां पे हर चीज जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड इन अ सेंस कि उसमें इंसाफ का पहलू है, नॉट जस्टिस की पहलू है। जस्टिफाइड नहीं, जस्टिस का पहलू है, इंसाफ का पहलू है। तो आपकी परसेप्शन, और जितना ही आप सोचेंगे कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में इंसाफ होता है, उतनी आपकी लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो हाई होगी। ये किन किन चीजों में इंसाफ का पहलू है जो आपकी नजर में आ सकता है, आप एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि आप ये सोचें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जो पे मिल रही है, जो हमें जो फैसिलिटीज और रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो इंसाफ के साथ तकसीम होते हैं, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, सो इफ यू थिंक यू गेट द पे रेज दैट यू डिजर्व, तो फिर इसका मतलब है कि जो आपका इंक्रीमेंट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का परसेप्शन क्रिएट करेगा। दूसरे नंबर पे है प्रोसीजरल जस्टिस। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम हो रहे होते हैं, कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, और आपकी ये सोच के हाँ ये जो मुझे पे रेज मिली है ये एक फेयर प्रोसेस के तहत गुजर के, मैंने वाकई इतनी मेहनत की थी तो मुझे ये पे रेज मिली है, और दूसरों ने कम मेहनत की थी उनको कम मिली है, और किसी तीसरे ने मेरे से ज्यादा की थी तो उसको मेरे से ज्यादा मिली है। तो आपकी ये सोच आपके प्रोसीजरल जस्टिस को की परसेप्शन को इंडिकेट करेगी, विच इज कॉल्ड द फेयरनेस ऑफ आउटकम प्रोसेस। और तीसरे नंबर पे जिसे हम कहते हैं इंटरेक्शनल जस्टिस, जब आपको लगे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ जो रवैया है, जो ट्रीटमेंट है, जो आपको एक डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जा रहा है, तो वो परसेप्शन आपका इंटरेक्शनल जस्टिस कहेगा। यानी कोई एम्प्लॉय ये भी नहीं चाहता कि उसको रेज भी मिल जाए पे में, और गलत तरीके से भी मिल जाए, यानी सही तरीके से भी मिल जाए, और लेकिन उसके साथ बदतमीजी का रवैया रखा जाए, रूडनेस का रवैया रखा जाए, रिस्पेक्ट ना दी जाए। तो अगर ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है तो उसको हम इंटरेक्शनल, जैसे इंटरेक्शन हम कहते हैं आपस में, तो इंटरेक्शनल जस्टिस। तो तीन किस्म की जस्टिस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल एंड इंटरेक्शनल जस्टिस। नाउ कमिंग टू द फाइनल मोटिवेशन थ्योरी, और बहुत हद तक आप समझेंगे ये सारी थ्योरीज को एट द एंड अपने अंदर समेट के उनको समराइज भी कर देगी, दैट इज वीरोम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब यहाँ पे बात आपके ऊपर आ गई है, इंडिविजुअल के ऊपर भी आ गई है, और फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आ गई है। इस थ्योरी में देखा जाए तो और रिसर्च ने भी इस थ्योरी को बहुत सपोर्ट किया, और ये बड़ी एक होलिस्टिक थ्योरी है ऑफ मोटिवेशन, जिसमें सबसे पहले ये देखें कि एक इंडिविजुअल एफर्ट क्यों लगाता है। सो इंडिविजुअल एफर्ट इसलिए लगाता है
कि वो बिलीव करता है कि उसकी एफर्ट की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, यानी कि इंडिविजुअल एफर्ट विल लीड टू अ बेटर परफॉर्मेंस। तो ये तो लेवल 1 हो गया, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। और एक्सपेक्ट वो यही करता है कि जब वो एफर्ट लगाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अच्छा, अब उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने की वजह से उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिवॉर्ड्स देगी। तो ये सेकंड लेवल पे क्या आ जाता है, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप। यानी कि अगर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का स्कोर बेहतर आएगा तो दैट विल लीड टू एन ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सच एज बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन एटसेट्रा। और फिर वो रिवॉर्ड जो है वो उसके पर्सनल गोल्स को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि उसका पर्सनल गोल था कि मैं अगले 5 साल में, अगले 10 साल में 2 स्टेप्स प्रमोट होना चाहता हूँ। मैंने 1 लाख पे जॉब शुरू की थी, मैं 3 लाख या 4 लाख पे जाना चाहता हूँ, या मैं इस तरह की जो है वो वर्क प्लेस चाहता हूँ, या मैं ये चीज सीखना चाहता हूँ जॉब पे। तो वो सारी चीजें उसके पर्सनल गोल का फैक्टर है। तो तीसरे लेवल पे क्या होगा कि उसके पर्सनल गोल्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में अगर देखा जाए तो इससे हमें पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीजें कि हमें जब देखते हैं कि वर्कर्स अपने काम के लिए मोटिवेटेड क्यों नहीं होते, तो देयर इज अ चांस कि किसी एक लेवल पे कोई कमी है, या 1 पूरा नहीं हो रहा, या 2 पूरा नहीं हो रहा, या 3 पूरा नहीं हो रहा। यानी एक्सपेक्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस सक्सेस अगर पूरी नहीं हो रही, वहां पे डिमोटिवेशन पैदा होगी। अगर इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ सक्सेस इन गेटिंग रिवॉर्ड, परफॉर्मेंस है रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, वहां पे डिमोटिवेशन हो गई। और थर्ड पॉइंट पे कि रिवॉर्ड मिल रहा है लेकिन एम्प्लॉय के हिसाब से वो रिवॉर्ड ठीक नहीं है, ठीक है, वो जो रिवॉर्ड उसको मिल रहा है, जिस तरह का उसका गोल है, वो उसके साथ कंपेटेबल नहीं है, तो वहां पे भी डिमोटिवेशन हो गई। तो होलिस्टिकली मैनेजर्स इस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को सामने रख के देख सकते हैं कि किस लेवल पे एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेट हो सकता है। इन अ ब्रॉडर सेंस जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो उसमें मैनेजर को एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स का पता होना चाहिए। और इस एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स आपको पता है, हमें उसकी पर्सनैलिटी से भी पता होना चाहिए कि वो किस किस्म की उसकी मोटिवेशन है। क्या वो हाई अचीवर है, ठीक है, या फिर वो रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस रखता है, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। क्या वो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड को ज़्यादा फोकस रखता है या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड को, या एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ये भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक बहुत ब्रॉडर व्यू लेके सामने आई है और बहुत सारी पुरानी थ्योरीज को अपने अंदर समेट लेती है इन एसेंस। So at the end we will integrate all the motivation theories, contemporary and some of the old ones as well, based on the expectancy theory। ये जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के ये 4 स्टेप हैं, क्या है, इंडिविजुअल एफर्ट, उससे उसकी परफॉर्मेंस निकलती है, उधर से उसका रिवॉर्ड निकलता है, और उधर से उसके पर्सनल गोल्स निकलते हैं। इन चारों को सामने लेते हुए अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो इंडिविजुअल है, अपॉर्चुनिटीज उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने के लिए, सबसे पहले तो उसकी बेस के ऊपर वो एफर्ट लगाएगा। फिर देखा जाए सेकंड नंबर पे उसकी परफॉर्मेंस में एबिलिटीज का काम आ जाएगा। एबिलिटीज का मतलब ये है कि क्या वो काम सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है कि नहीं, उसकी सेल्फ एफिकेसी कैसी है और उसको काम आता भी है या नहीं। और वहीं पे परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मेजर करने का, उसकी फेयरनेस और जस्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिवली बेस्ड है या वो क्राइटेरिया जो है वो सब्जेक्टिव ज़्यादा है, उसके अंदर पसंद नापसंदीदगी का अमल जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, अगर तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो फिर अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एम्प्लॉय ज़्यादा एफर्ट लगाएगा अगर उसको परफॉर्मेंस भी मिल रही है, परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, और रिवॉर्ड से सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल गोल भी मिल रहा है। अच्छा, अगर यहीं पे कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी को हम शामिल कर दें तो देखा जाएगा कि वो एम्प्लॉयज जो परफॉर्मेंस के ऊपर मतलब जो अपनी परफॉर्मेंस के एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स उनको ज़्यादा मिलते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। और अगर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स उनको मिलते हैं, यानी एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलती है, लर्निंग ज़्यादा मिलती है, ऑटोनॉमी ज़्यादा मिलती है, तो फिर वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखा जाए कि कुछ लोग, जो हम अगले चैप्टर्स में भी देखेंगे, कि कुछ लोग जो हैं वो हाई अचीवर्स होते हैं, वो पर्सनल गोल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये भी एक फैक्टर पार्ट प्ले करता है।
फिर जॉब डिजाइन जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जॉब्स किस तरह डिजाइन करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक बड़ा पार्ट प्ले करता है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की परसेप्शन वो रिवॉर्ड में यहाँ पे आ जाती है। साथ साथ आपकी रीइंफोर्समेंट कि आपको क्या चीज मिल रही है, क्या रिवॉर्ड मिल रही है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक जैसे हमने बात की, वो यहाँ पे पार्ट प्ले करती है। फिर आपकी नीड्स क्या है पर्सनल गोल्स में, जो हमने कॉग्निटिव वैल्यूएशन में देखी, वो बड़ा पार्ट प्ले करती है। और क्या आपका बिहेवियर गोल डायरेक्टेड है, यानी गोल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके लिए रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सारी चीजें यहाँ पे पार्ट प्ले करती हैं। सो विदाउट गोइंग इनटू मच फर्दर डिटेल्स, हियर वी शुड नो कि ओवरऑल ये बहुत सारी जो थेरीज हैं ये एक दूसरे से compete नहीं कर रही, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और मैनेजर्स को इनको बड़ा होलिस्टिकली, बड़ा वाइडर व्यू में देखना पड़ता है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और हम वक्त क्योंकि हमने शुरू में ही बात की थी कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, चाहे उसकी पर्सनैलिटीज हो, एटीट्यूड्स हो, इमोशंस हो, जो हमने भी नेक्स्ट चैप्टर कवर करना है, उसकी परसेप्शंस हो, उसकी एबिलिटीज हो, वो सारी डिफरेंट है, इसलिए उसकी अप्रोच टुवर्ड्स मोटिवेशन भी डिफरेंट हो सकती है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को यूज करते हुए हम एक वाइडर मॉडल बना के उसी के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज को डिफरेंट पैमानों के ऊपर जज करके अपने सिस्टम को इस तरह बना सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हो और ज्यादा से ज्यादा जो है हम उनको बेहतर परफॉर्मेंस करा सकें, बिकॉज मोटिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस। फाइनली ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हर मोटिवेशनल थ्योरी या दूसरी साइकोलॉजिकल थ्योरी का जो है वो थोड़ा सा कल्चरल फैक्टर जरूर होता है, हर कल्चर में वो एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। सो वी शुड बी एबल टू डिटरमिन कि हमारे अपने पाकिस्तानी कल्चर में क्या ये थ्योरीज एज इट इज फिट बैठती हैं, क्या ये थ्योरीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होकर फिट बैठती हैं, क्या हमारे लोग समटाइम्स अपनी ऑनर को ज्यादा फोकस करते हैं और अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, हंगर है या आपकी स्लीप है, उसको कम फोकस करते हैं, क्या रिलेशनशिप्स को ज्यादा फोकस करते हैं या कंप्लीशमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं। तो एग्जैक्टली वी शुड बी वेल अवेयर कि हमारे अपने कल्चर में ये कैसे हो सकता है, और ये चीज बंदा सीखता है विद एक्सपीरियंस, बाय हैविंग एक्सटेंसिव रीडिंग, बाय टॉकिंग टू डिफरेंट सक्सेसफुल पीपल, और इस तरह एक लर्निंग का प्रोसेस जो है वो आपका कंटिन्यू रहता है। और दैट इज व्हाई एक्सपीरियंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिकमिंग अ मैनेजर। So here we will end this lengthy chapter। हमने इसकी एक समरी ले लेते हैं। नीड थ्योरीज देखी और हमने कहा कि दे आर वेरी फेमस थ्योरीज बट मे बी नॉट दैट मच रिकग्नाइज्ड इन रिसर्च, और क्या ये प्रिडिक्टर्स ऑफ बिहेवियर हैं अच्छी, इसके बारे में इतना हम नहीं कह सकते। गोल सेटिंग देखी, गोल सेटिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू परफॉर्मेंस बट उनका स्कोप थोड़ा लिमिटेड है, उनको हम कई जगहों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कई जगहों पे नहीं कर सकते। रीइंफोर्समेंट थ्योरीज बहुत ज़्यादा यूज होती हैं क्योंकि आपको पता है आपका जितना रिवॉर्ड सिस्टम है, जितना पनिशमेंट का सिस्टम है, जितना आपका वो सारा का सारा रीइंफोर्समेंट में बेस करता है। आपका जीपीए का सिस्टम है, आपको क्लास में कम अटेंडेंस का सिस्टम है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपकी जिसकी से इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट थ्योरी पे बेस करती हैं। इक्विटी थ्योरी पे बहुत काम है, खासतौर पे मॉडर्न टाइम्स में जब लोग ये समझते हैं कि जस्टिस होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के साथ जस्टिस भी होनी चाहिए, लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है। गुलामाना जिंदगियों से निकल के लोग अपनी डिमांड्स करते हैं कि जी हमें रिवॉर्ड्स भी दिए जाए और जस्टिस भी दी जाए, यानी कि बराबरी की लेवल पे हमारे साथ सलूक किया जाए, तो फिर इक्विटी थ्योरी जो है वो काफ़ी पार्ट प्ले करती है। एंड फाइनली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विच इज़ अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ परफॉर्मेंस वेरिएबल्स, बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाती हैं, बट हमारी आपको पता है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग जो है वो अक्सर चल रही होती है। तो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग जो परसेप्शन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, जिसकी वजह से अक्सर हमें सही मामलात का नहीं पता चलता क्योंकि हमने फास्ट डिसीजन करना होता है, तो वहाँ पे समटाइम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो थोड़ा बहुत लैग कर जाती है। So that is all about motivation. Next time we will discuss more practical approach to motivation, how to design a job using these motivation theories.